Assalamu alaikum everyone. We were studying pathogen. That what are pathogen? Pathogens क्या होते हैं? Pathogens वो होते हैं जो बीमारी लगाते हैं. वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी लगाने का सबब बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? Pathogens. फिर हमने ग्रुप्स ऑफ पैथोजेंस को पढ़ा. कौन कौन से ग्रुप्स ऑफ पैथोजेंस को पढ़ा हमने पढ़ा वायरसेस को, कि वायरसेस से कौन कौन सी जो है बीमारियां लगती हैं. इन्फ्लुएंजा, कोल्ड, पोलियो, एड्स. फिर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा हमने, बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जाना. बैक्टीरिया से ही बहुत सारी बीमारियां लगती हैं. कॉलरा, सिफिलिस जो कि एक रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी होती है. वूपिंग काफ, ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी के नाम से आप जानते हैं. टेटनस. फिर थोड़ा सा मैंने आप लोगों को इंसेक्ट से लगने वाली बीमारियों के बारे में बताया. उसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया था हाउस फ्लाइज को और मॉस्किटोज को. तो जिससे लगने वाली बीमारियां जैसे मलेरिया, डायरिया, अमीबिक डायसेंट्री, इनको लगाने वाले जो पैथोजन है उन्हें कहते हैं प्रोटोक्टिस्ट. फिर फंजाई के बारे में हमने पढ़ा. फंजाई के बारे में हमने कुछ जाना, इससे लगने वाली बीमारियों के बारे में जाना. वो क्या थी? एथलीट फूट, रिंगवॉर्म. ठीक है. आई होप यू पीपल ऑल ऑफ यू आर नोटिंग इट डाउन, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हम लिखते हैं वो हमें याद रह जाता है. ठीक है. फिर इसके अलावा हमने पढ़ा द टाइप्स ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ कि वो ट्रांसमिसिबल है या नॉन ट्रांसमिसिबल है. ट्रांसमिसिबल डिजीज वो होती हैं जो कि हमें एक बंदे से दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाती हैं. और जैसे इसके अंदर एग्जांपल मैंने कोरोना वायरस की दी थी कि रिसेंटली कोरोना वायरस कोविड-19 वो बीमारी है जो कि कोरोना वायरस एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाती है, तो इसे कहते हैं ट्रांसमिसिबल डिजीज. नज़ला खांसी भी है, वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो जाती है, तो इसलिए इसे कहते हैं ट्रांसमिसिबल डिजीज. फिर होती है कुछ नॉन ट्रांसमिसिबल डिजीज, यानी कि जो एक से दूसरे को नहीं लगती. जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज हो, शुगर हो, तो वो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, क्योंकि वो खुद की आपके इम्यून सिस्टम की खराबी की बीमारी है. सही है. तो शुगर एक से दूसरे को नहीं लगती, यानी कि ट्रांसफर नहीं होता उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन एक इंसान से दूसरे इंसान तक. फिर इसके बाद हमने बताया था कि हाउ पैथोजन एंटर इन द बॉडी. पैथोजन जो है वो कैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है. कैसे बॉडी के अंदर एंटर होता है? अगर किसी को नज़ला खांसी है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो क्या है, उसके जरासीम दूसरे इंसान तक पहुंच रहे हैं. ठीक है. तो इसे आप कह सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट. फिर खांस रहा है, छींक रहा है, एक इंसान को है, और फिर अगर उसके खांसी के जो जर्रात हैं अगर आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं, आपके जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, तो वो एक जो है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के अंदर आएगा. ठीक है. डायरेक्ट ट्रांसमिशन ये है कि आपको कोई पैथोजन जो है वो ट्रांसमिट हो जाए किसी से थ्रू अ पर्सन और थ्रू अ एनिमल, जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आप किस तरीके से आ सकते हैं? डायरेक्ट कांटेक्ट में आप इस तरह आ सकते हैं कि ऐसा कोई खून जिसके अंदर वो पैथोजन या जरासीम मौजूद थे और वो आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल हो गया. जैसे अगर किसी को एड्स की बीमारी हो, किसी को एड्स की बीमारी हो और वो खून अगर आपके अंदर जो है उसका ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, तो आपके पास भी वो एड्स का जो वायरस है वो आपकी बॉडी में आ जाएगा. या इस सूरत में जो है फिर आपको भी वो बीमारी हो जाएगी जो बीमारी उस खून के अंदर मौजूद थी. फिर अगर हम बात करें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की, तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जिस तरह मैंने ये जिक्र किया कि कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो उसके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से निकलने वाले छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में दाखिल हो जाए.
या उसने खांसा या छीका है, या उसके हाथ गंदे थे, उसने खाने और पानी में वो जरासीम चले गए, तो अब आपकी बॉडी में जाएं और फिर आपको भी वो जरासीम बीमार कर दें। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप बीमार हों तो कोशिश करें कि आप जो हेल्दी लोग हैं उनसे दूर रहें, अपने आप को आइसोलेटेड रखें, अपने हाथों को धोते रहें, अपने इस्तेमाल की चीज़ों को अलग रखें ताकि दूसरे लोग भी बीमार ना हो जाएं। फिर इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि वेक्टर्स के थ्रू भी जो है वो बीमारियां फैलती हैं। जैसे वेक्टर्स कौन कौन से? वेक्टर्स कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को कि वो दूसरे बीमारी के जरासीम को कैरी करता है अपने जिस्म में, ठीक है, और कैरी करता है, और जब वो जिस ऑर्गेनिज्म को भी जो वो बाइट करता है या उसके पास उसको अटैक करता है, तो उस सूरत में वो ऑर्गेनिज्म जो उसकी बॉडी में मौजूद होता है वो उसे ट्रांसफर कर देता है। तो मलेरिया जो है वो ट्रांसफर होता है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो से। जब वो इंसानों को काटता है तो क्या होता है, इसके मुंह से निकलने वाला स्लाइवा, उसके अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से ब्लड जहां से निकल रहा होता है वो क्लॉट नहीं होता, यानी कि वो जमता नहीं है। ना जमने की वजह से जब तक चाहे ये जो मलेरिया का वेक्टर है फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, ये खून पीता रहता है। अच्छा, इसके खून पीने के दौरान क्या होता है कि जो इसके मुंह के अंदर मौजूद जो भी प्लाज्मोडियम मौजूद होता है वो क्या होता है, वो इंसान के जिस्म में ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर होने की सूरत में फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बॉडी में जाके अपना काम दिखाना शुरू करता है, और जो पर्सन इन्फेक्टेड होता है वो उस वक्त बीमार होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हमने बात की कि बीमारी कौन कौन कर रहा है सब चीजों की, लेकिन अब एक और बात है, वो क्या कि हमारी बॉडी इसके खिलाफ डिफेंस सिस्टम से कैसे काम करती है। तो हमारी बॉडी के पास जो है वो मैकेनिकल बैरियर्स भी होते हैं और केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स वो होते हैं जो स्ट्रक्चर वाइज पैथोजन को बॉडी में एंटर नहीं होने देते। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारी जो स्किन है वो कितनी मोटी होती है, ठीक है, मोटी होती है, और उसकी जो अपर लेयर होती है वो डेड सेल से बनी हुई होती है। डेड सेल से बने होने की वजह से अगर उसके ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म अटैक भी करता है तो उस पर असर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो हर तरफ से बंद होती है, कोई ओपनिंग नहीं होती। उस वक्त तक हमारी बॉडी को वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं असर कर सकता जब तक कि हमारी बॉडी पे कोई जख्म वगैरह नहीं हो जाए। तो जैसे अगर आपको बॉडी पे चोट लगती है, कोई जख्म होता है, तो क्या होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसने अटैक किया होता है तो वो बॉडी में दाखिल होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं हमारी बॉडी स्किन पे जख्म हो गया और बॉडी में ऑर्गेनिज्म दाखिल हुआ, तो उस सूरत में क्या हुआ, उस वक्त तो ये होता है कि वो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर उसके टूटे फूटे कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, ब्रोकन पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स कहलाते हैं प्लेटिलेट्स। वो प्लेटिलेट्स जो होते हैं वो जख्म पर आकर जमा होना शुरू हो जाते हैं। जमा होना शुरू हो जाते हैं तो एक जो है प्रोटीन होती है हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, इसे कहलाती है फिब्रोनेजन। फिब्रोनेजन जो है वो फाइबर्स बनाकर रेड ब्लड सेल के साथ क्लॉटिंग शुरू कर देती है। प्लीज ऑफ योर माइक प्लीज। क्या होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट कर देती है, एक जाल बनना शुरू कर देती है। उस जाल के अंदर जो है ये प्लेटलेट्स उसके अंदर फंसना शुरू हो जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंजरी हुई होती है, जख्म हुआ होता है, वो क्या होता है, वो वक्ती तौर पे बंद हो जाता है तब तक के लिए जब तक कि वो जो स्किन का डैमेज एरिया है वो रिपेयर नहीं हो जाता। ठीक है, ये एक बॉडी का डिफेंस सिस्टम है हमारा। तो ये स्किन जो है वो भी मैकेनिकल बैरियर में आ जाती है। फिर हमारा इसके जो है एक और मैकेनिकल बैरियर जो है वो हमारी नोज है। हमारे नोज के अंदर जो है वो छोटे छोटे से बाल होते हैं। वो जो बाल होते हैं उन्हें कहते हैं नोज हेयर्स। नोज हेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग
the bacteria, the microorganism and the dust particles entering inside our respiratory tract. होता क्या है कि हमारी नोज के अंदर मौजूद जो है ये जो नोज के अंदर मौजूद जो हेयर्स हैं वो क्या करते हैं कि जब इसमें कोई वायरसेस या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी दाखिल होता है तो वो डस्ट पार्टिकल समेत उनको ट्रैप कर लेते हैं। फिर हमारी नाक के अंदर आपको पता है म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर वो उसको जो है कोट करते जाते हैं और फिर कोट करने के बाद वो हमारे हलक में गिरता है और वो हलक से हमारे पेट में उसको ट्रांसफर हो जाता है वो वहां से, और वहां पर पेट में मौजूद HCl जो है वो उन जरासीमों को जला के खत्म कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है। फिर केमिकल बैरियर, अब जैसे मैंने इस पेट में मौजूद HCl की बात की, ये भी तो एक केमिकल बैरियर है। केमिकल बैरियर है यानी कि केमिकल के थ्रू हमें जरासीम से बचा रहा है, ठीक है। फिर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस है और सीलिया मौजूद होता है, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हमारे पूरे सांस की नाली जो ये आपको नजर आ रही है इसके अंदर जो होता है सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस के साथ मिलके वो म्यूकस के अंदर कोटेड डस्ट पार्टिकल और सबको जो है पेट में फेंक देते हैं, और पेट में जाने के बाद क्या होता है वहां पर HCl उनको जलाकर खत्म कर देता है। इससे भी हम जरासीम से बचते हैं। फिर इसके अलावा हमारी नाक हमारे लिए एक और काम भी करती है। वो क्या? हमारी नाक हमारे लिए एक और काम ये कर रही होती है कि हमें जब कोई हम चीज खाते हैं तो खाने से पहले ही उसकी खुशबू हमें बता देती है कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, ठीक है। अगर वो सड़ गया है, खराब हो गया है, तो उसकी बदबू हमें पहले ही रोक लेती है उसको खाने से, ताकि हम बीमार ना हो सके। फिर केमिकल बैरियर्स की जब हम बात कर रहे थे तो केमिकल बैरियर्स में इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम। वो क्या है? हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, ठीक है। इसको हमने बहुत थॉरली पहले भी डिस्कस किया था। ये वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ये हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी कहलाते हैं। ये 3 तरह के होते हैं, एक होता है लिम्फोसाइट, फैगोसाइट्स और मोनोसाइट्स। इनका काम क्या है? इनमें से ये जो लिम्फोसाइट्स है इनका काम ये है कि ये एंटीबॉडीज बनाते हैं और इन्हें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो भी इन्वेडर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वेडर कहते हैं हमला करने वाले को, जिसने हमला किया है बॉडी पे, उसको वो चेक करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ये लिम्फोसाइट्स जो है उसे आइडेंटिफाई करने के बाद एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडीज बनाने के बाद वो उसे बिल्कुल ऐसे ही रिलीज करते हैं जैसे कि एंजाइमेटिक सिस्टम के अंदर एंजाइम जो है अपना काम कर रहे होते हैं कि वो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स अपना काम इस तरह से कर रहे होते हैं कि एंजाइम जो है वो जिस भी सबस्ट्रेटम के ऊपर उनको अटैक करना होता है वो उस पर जाके फिक्स हो जाते हैं। तो आप ये देखिए लिम्फोसाइट्स के अंदर बन रही हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज जो है वो जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके फिट हो जाती हैं, और फिर जो फैगोसाइट्स हैं वो उस पे फिर आसानी से जो है उनको अटैक करते हैं और फिर उनको निगल जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और इससे क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म जिसने हमला किया होता है फिर वो आसानी से जो है खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये सब इतना आसान प्रोसेस नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करने में और फिर उसको जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में, और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं ये डिवाइड होते हैं बड़ी तेजी से, इन सब को प्रोसेस को करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। और इसमें आपको बुखार हो जाता है और बीमार बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर ये कि जो इम्यूनिटी है, जब एक बार आप बीमारी से रिकवर कर जाते हैं तो आप कहलाता है कि आप जो है वो इम्यून हो गए हैं उस बीमारी के खिलाफ। तो अब आपके अंदर उसके खिलाफ दवाइयाँ मौजूद है, दवा मौजूद है। दवा कैसी दवा? कि जो आप अब दोबारा आपको वो बीमारी होगी तो आपके वाइट सेल्स इस दवा को याद रखेंगे। तो ऐसे सेल्स जो इस बात को याद रखते हैं कि कौन सी एंटीबॉडीज किस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ यूज होगी, तो वो कहलाते हैं मेमोरी सेल्स। और ये मेमोरी सेल्स जो है ये आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर मौजूद रहते हैं। फिर
चलेगा, आप लोग की क्लास का टाइम ओवर हो गया है।